डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, जिसमें बेसिकली मेरे पास 4 ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 1 ट्रांसलेशन, नंबर 2 रोटेशन और नंबर 3 मैग्निफिकेशन। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास इन्वर्जन। तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि तीनों ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको डिस्कस कर लूं। इन्वर्जन के लिए एक नया लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इन 3 ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करेंगे। तो ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1, 2 एंड 3, दीज आर कनेक्टेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस बी। ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूं इससे प्रीवियस लेक्चर में। इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इन्हीं को चेंज कर कभी ट्रांसलेशन में चेंज करूंगा, कभी रोटेशन में और कभी मैग्निफिकेशन में। अब इनका एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, इसको सीखने के लिए 1 बाय 1 मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम क्या, ट्रांसलेशन। चलिए तो ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को चेंज करने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा ट्रांसलेशन। इट इज गिवन बाय, क्या फार्मूला होगा ये, किस तरह डिफाइन करेंगे, वो सब कुछ मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। इट इज गिवन बाय, इसको हम डिफाइन करते हैं W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा। क्लियर है। तो अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं A को समझ लूं 1 और B को समझ लूं कोई नया कांस्टेंट एल्फा, क्लियर है, तो यही बन जाएगा। B को B भी रहने दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा है W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसलेशन को। अच्छा, ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होगा उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। ट्रांसलेशन का मीनिंग यहां पर ये होगा कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, जेड प्लेन। आपको डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझाऊंगा मैं। और दूसरा है मेरे पास डब्ल्यू प्लेन। दूसरा क्या है मेरे पास, डब्ल्यू प्लेन। मान लीजिए यहां पर आपके पास कुछ कर्व है, कोई रीजन है। चलिए एक रेक्टेंगल मैंने यहां पर ले लिया, ये कोई रीजन मेरे पास है आर। अब मैंने इसकी इमेज देखी अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा, तो होगा क्या, तो ये क्या करेगा कि ये जो मेरे पास रीजन है आर, अगर मैं इसकी इमेज देखूं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W ट्रांसलेशन के थ्रू, तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी। यानी ये वाला रीजन W प्लेन में जाकर यहाँ कहीं भी जाकर शिफ्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन W इक्वल टू जेड प्लस एल्फा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि इसको कहां शिफ्ट होना है। तो मान लीजिए ये रीजन हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ, क्लियर है। अच्छा, इसके साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनाने में रफ डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा आपको कम ज्यादा लग सकता है। तो ये एज इट इज कहां हो जाएगा, कहीं यहां पर शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। तो होगा क्या कि जो चीज हमारी जेड प्लेन में है, जब हम इसको डब्ल्यू प्लेन में देखेंगे थ्रू अ मिरर, मिरर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आपको यहाँ के बजाय कहीं और नजर आएगी। अब कहां नजर आएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताएगा। तो यही कहानी मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए, इट इज शिफ्टिंग। ये शिफ्ट कर देगा एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम में किसी दूसरी जगह। तो इसके बारे में मैं लिख भी देता हूं। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द रीजन ऑफ जेड प्लेन is shifted to न्यू पोजिशन, किसी नई जगह पहुंच जाएगा, न्यू पोजिशन इन डब्ल्यू प्लेन। क्लियर है। बाय द कांस्टेंट, या वेक्टर भी बोल सकते हैं, बाय अ वेक्टर एल्फा। एल्फा का मतलब यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एल्फा प्लस आई अल्फा 2। क्लियर है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको बताएगा, ये अल्फा ही आपको बताएगा इसको कहां शिफ्ट होना है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अपनी बात को मैं यहां पर प्रूव करने जा रहा हूं कि कैसे यहां पर शिफ्टिंग हुई है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है पहले से ही, लेट अ रेक्टेंगुलर डोमेन आर बी बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, डिटरमाइन द रीजन r डैश। यानी जो आपको
एक तरह से जेड प्लेन में दिया गया, वो तो ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसको ट्रेस करके दिखा दूंगा। और आपको इसकी इमेज निकालनी है जिसको मैं नाम दूंगा क्या, आर डैश, और कहां पे निकालनी है वो, डब्ल्यू प्लेन में। तो ये मुझे निकालना है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या यूज करना है, W इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये जो बच्चों ये जो लिखा हुआ है यही तो हमारा अल्फा है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकता है और जेड का कोएफिशिएंट क्या 1। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में सोल्व करता हूं, लेफ्ट में लिख देता हूं सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांसलेशन रहा वो ये रहा, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया क्वेश्चन, उसमें मैं सबसे पहले लिखता हूं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W इज Z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, क्लियर है। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, ये आप जो कन्फॉर्मल मैपिंग से पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया था, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग, तो वहां आपको बताया था u और v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y, या x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड v जो हम फाइंड करते हैं, दीज आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये हमें हेल्प करती है रीजन को आइडेंटिफाई करने में, z प्लेन में भी और w प्लेन में भी। तो किस तरह लिखेंगे इसको, दिस इंप्लाइज, इसको नाम दे दीजिए आप 1। तो ये मेरे पास आया बच्चों u प्लस आयोटा v, और ये आ गया x प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस 2i। फर्दर सोल्व किया तो u प्लस आयोटा v, ये बना मेरे पास x प्लस 1, और इसको i कॉमन ले लिया, इन दोनों को एक साथ शिफ्ट किया, तो ये बना बच्चों y माइनस 2। तो कुल मिलाकर जब आपने इनको कंपेयर किया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किए, या इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, तो यू हैव टू इक्वेशंस, u इक्वल्स टू x प्लस 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, एंड v इक्वल्स टू y माइनस 2, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशंस मिली, दोनों ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और यही हमारी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। दोनों को मैंने थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया है, क्लियर है। चलिए इसके बाद में ये रीजन बना देता हूं। देखिए रीजन बनाना कोई जरूरी तो नहीं है, ग्राफिकली तो कहा नहीं है, लेकिन अगर आप रीजन बना दोगे तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे और आपको ठीक से मीनिंग भी समझ में आएगा, व्हाट इज द ट्रांसलेशन। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पहला टाइप चला ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन मैपिंग इस तरह भी बोल सकते हैं। तो क्या कहानी लिखूं यहां पर मैं, द रीजन आर ऑफ जेड प्लेन, ये जेड प्लेन में होगा ऑब्वियसली, एक्स वाई से बाउंड हो रहा है, बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है, इट इज बाउंडेड बाय, इसकी डिटेल में लिखता हूं पहले, इट इज बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, x इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 6, और y इक्वल टू 1, ये आगे इक्वेशन नंबर 7। चलो इनको भी हाईलाइट कर देता हूं। तो ये जो हमने रीजन ट्रेस करूंगा उसके बाउंड्री जो है वो मुझे ये दी गई है। चलिए इसको जेड प्लेन में मैं बना भी देता हूं, इसको ग्राफिकली अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, ये यहां पे बना देता हूं मैं जेड प्लेन। तो जेड प्लेन में ये आ गई मेरे पास एक्स एक्सिस, और ये आ गई मेरे पास वाई एक्सिस। चलिए इसको ट्रेस कर देता हूं। तो ये x इक्वल टू 0 क्या बनेगा, x इक्वल टू 0 ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। x इक्वल टू 2 क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट। चलो ये बना दिया मैंने, 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। और इसके बाद y इक्वल टू 1, आई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 यूनिट, और ये आ गया मेरे पास y इक्वल टू 1। अब इसका बाद में इसको डिसाइड करूं तो अवर रीजन लाइज बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, क्लियर है, एंड इट्स अदर बाउंड्रीज आर y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस रीजन को आइडेंटिफाई करूं तो ये रीजन ये मिला मुझे विच कंटेन ऑल 4 बाउंड्रीज। इनकी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा वो डिटेल में लिख देता हूं। ये जो बाउंड्री है आपके पास ये वाली, इस बाउंड्री का नाम है y इक्वल टू 0, दोबारा से लिख देता हूं, इस बाउंड्री का नाम है x इक्वल टू 2, ये जो रीजन की बाउंड्री है, और इस बाउंड्री का नाम है बच्चों y इक्वल टू 1, और इस बाउंड्री का नाम है क्या है, इस बाउंड्री का नाम x इक्वल टू 0। और ये जो इसके बीच में है, ये जो इसके बीच में आपका ट्रेस हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन, ये हमारे पास आ गया रीजन R। क्या आ गया ये, इट इज रीजन R। तो मैंने इसको रीजन R से
रिप्रेजेंट यहां पर कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? इट इज रीजन आर। क्लियर है? इसी की मुझे क्या निकालनी है अब? इसी की मैं इमेज निकालना चाहता हूं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी क्या इमेज बनेगी, यही मुझे देखना है इन डब्ल्यू प्लेन। क्लियर है? डब्ल्यू प्लेन में मैं इसकी इमेज देखूंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना सकता। अब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने जा रहा हूं, तो किस तरह इसकी इमेज बनेगी वो दिखा देंगे अभी आपको। इन इक्वेशन का यूज करो। चलिए अब कहानी लिखते हैं हम यहां पर। ये दोनों इक्वेशन काम किए, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं 1 बाय 1 इनकी इमेज देखना शुरू करता हूं। x इक्वल टू 0, यानी मैं सबसे पहले इस लाइन की इमेज देखता हूं। तो नाउ x इक्वल टू 0 क्या इंप्लाइज करेगा ये? नाउ x इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज, अगर x 0 है तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपको रिप्रेजेंट करेगी u इक्वल टू 1, और इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 8। और आपने इसको फाइंड करने के लिए यूज किया इक्वेशन नंबर किसका? यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ध्यान देंगे, जब आपने x को 0 लिखा तो v पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? तो एक ही इक्वेशन का यूज हुआ। इसके बाद आपने पुट किया y को 0। जैसे आपने y को 0 लिखा तो तुरंत ये एक्टिव हो गई, u पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और v आपको मिला कितना? -2। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 9। और यहां आपने यूज किया किसका? इक्वेशन नंबर 3 का। भाई इक्वेशन नंबर 3 से तो आपको मिला, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपने लिखा x को 2। जैसे आपने x को 2 लिखा तो u आपके पास बना 3। u कितना बना? 3। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 10। और यहां आपने यूज किया किसका? यूजिंग इक्वेशन नंबर अगेन 2। ये 2 का फिर यूज हुआ। इसके बाद आपने लिखा x को y को 1। तो यहां पर आपको v मिला, कितना मिलेगा v? v आपको मिला 1 - 2 यानी -1। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 11। और यूजिंग इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं आप 3 को। 2 पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अदरवाइज उसको भी यूज कर लेते। तो ये मेरे पास आ गई ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, यानी जो आपका रीजन बाउंडेड था 4 स्टेट लाइन से, उनकी इमेज ही आ गई। क्लियर है? तो रीजन आर डैश मैं लिख सकता हूं यहां पर, द रीजन आर डैश इन डब्ल्यू प्लेन इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंडेड? इट इज बाउंडेड बाय u इक्वल टू 1, v इक्वल टू -2, और ये u इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू -1। आप चाहें तो इसको ट्रेस करके भी दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं ट्रेस भी कर देता हूं, आपको ये शिफ्टिंग भी समझ आ जाएगी। ट्रेस उधर ही कर देता हूं, डब्ल्यू प्लेन। तो क्या बनेगा ये मेरे पास? ये मेरे पास आ गया बच्चों प्लेन। थोड़ा सा मैं राइट में को ज्यादा बढ़ा रहा हूं इसको। ये आ गई मेरे पास u एक्सिस, और ये आ गई मेरे पास v एक्सिस। बात समझ पा रहे हैं? चलिए सबसे पहले रीजन इज बाउंडेड बाय u इक्वल टू 1। तो u इक्वल टू 1 a straight line parallel to v axis at a distance 1 unit। तो ये मेरे पास आ गया, कितना आ गया ये? u इक्वल टू 1। इसके बाद दूसरी है मेरे पास v इक्वल टू -2। v इक्वल टू -2 का मतलब a straight line parallel to u axis at a distance -2। अच्छा ये हमारा ओरिजिन यहां पर है, ये तो डिस्टेंस है ना, तो ये मैंने ले लिया 2 यूनिट। चलो यहां को ले लेता हूं, हालांकि रफ डायग्राम है लेकिन फिर भी आप थोड़ा ठीक सा बनाए डायग्राम। तो ये मेरे पास आ गया v इक्वल टू -2, यानी मेरे रीजन में एक बाउंड्री u इक्वल टू 1 बनने वाली है और एक बाउंड्री v इक्वल टू -2 बनने वाली है। इसके बाद u इक्वल टू 3, अगेन आई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट। तो ये मैंने माना 1, चलिए 2, और ये मान लिया मैंने 3। यहां को मान लेता हूं, ये हमने मान लिया कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो बच्चों ये आ गया u इक्वल टू 3। इसके बाद v इक्वल टू -1, v इक्वल टू -1 a straight line parallel to u axis at a distance -1, इसके ऊपर ही होगी। अब आप पहचानिए रीजन लाइज बिटवीन u इक्वल टू 1 एंड u इक्वल टू 3, ये आ गया इनके बीच में। और whose one end is v इक्वल टू -1 एंड अदर एंड v इक्वल टू -2, यानी ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, अगर इन चारों को इकट्ठा कर ले तो आपको रीजन दिख गया होगा। वैसे मैंने इसका एक लेक्चर भी अपलोड किया था, हाउ टू बाउंड रीजन, वो आप देख लीजिए, चैनल पर पड़ा हुआ है। तो कितना होगा ये? इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये रीजन मेरे पास आया। अच्छा इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो बच्चों ये जो बाउंड्री है
इसका नाम है v इक्वल टू -2, लिख देता हूं एक बार। और ये जो बाउंड्री है इसका नाम है v इक्वल टू -1, और ये जो बाउंड्री है ये वाली थोड़ा तिरछा करके लिख देता हूं, इसका नाम है u इक्वल टू 1। और बच्चों ये जो बाउंड्री है इसका नाम है u इक्वल टू 3, और इसके बीच में जो आया वो आया हमारा रीजन R। क्या आया वो रीजन R, इट इज रीजन R, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा रीजन है। अब आप इसको अगर देखो तो हुआ क्या, चाहो तो इनको आप थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं मैं, आपको दिख जाएगा ये कहां बना है। ये बनाने के बाद इसको रब कर दूं अगर मैं, तो आप देख पाएंगे यहां पर क्या हो रहा है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था रीजन, ये उठ के कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ध्यान देंगे ये मैंने छोटा बनाया है, राइट हैंड साइड को थोड़ा मैंने लार्ज किया है, तो ये कहां पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास रीजन था वो शिफ्ट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही हमारा शिफ्टिंग है। इसको शिफ्ट करने में किसका रोल था, इसको शिफ्ट करने में रोल था इस अल्फा का। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसमें जाके तो 1 ऐड हो गया, और जो वाई कोऑर्डिनेट था उसमें से जाकर 2 सब्सट्रैक्ट हो गया। यानी जहां जहां एक्स कोऑर्डिनेट है उसको तो उसने 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया, और वाई कोऑर्डिनेट को में से क्या करा, 2 यूनिट सब्सट्रैक्ट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग जो नए आपके पास क्या बने कोऑर्डिनेट, उसने इसको यहां से उठाकर शिफ्ट कर दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों ये था मेरे पास पहला ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम है ट्रांसलेशन। अब मैं डिस्कस करूंगा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम है रोटेशन। बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रोटेशन। तो व्हाट इज रोटेशन, इट इज गिवन बाय, किस तरह डिफाइन करते हैं हम इसको, इट इज गिवन बाय W इक्वल टू e टू द पावर i अल्फा इंटू z। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, और ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक जनरल फॉर्म है। किस तरह, ध्यान देंगे, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं इसको, W इक्वल टू AZ प्लस B, सब लोग जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां पर A की जगह तो आ गया e टू द पावर i अल्फा, और बच्चों B की जगह कितना आ गया 0। तो ये जो e टू द पावर मैंने A इक्वल टू e टू द पावर i अल्फा लिखा, आयोटा अल्फा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसकी खास बात क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होने के साथ या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होने के साथ साथ इसका जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मल्टीप्लाई में लिया है z का कोफिशिएंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब ये करेगा क्या, मान लीजिए ये z प्लेन है मेरे पास, और इसमें मेरे पास एक रीजन है, मान लीजिए रेक्टेंगल ही ले लेता हूं R। अब आपने इसके अंदर क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आ गया W प्लेन। हालांकि मैं क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको। तो ये क्या करेगा, इस रीजन को अगर e टू द पावर i अल्फा है तो रेक्टेंगल को रेक्टेंगल ही रहने देगा, और इसको यहां से उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेगा। बस ये क्या करेगा, इसको यहां से थोड़ा रोटेट कर देगा। अब ये थोड़े से मतलब क्या है मेरा कि कितना रोटेट करेगा, ये उसका उतना ही रोटेट करेगा जितना आपने e की पावर i अल्फा लिखा, ये जो एंगल है अल्फा। तो ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, यहां से रोटेट हो जाएगा। क्या होगा, यहां से अल्फा एंगल रोटेट हो जाएगा। ट्रांसलेशन में क्या हुआ था, इसको हमने यहां से उठाया और कहीं दूसरी जगह जाकर रख दिया। यहां पर क्या होगा, आप मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, अगर मान लीजिए मैं यहां से जाकर दूसरी पोजीशन पर खड़ा हो जाऊं तो ये ट्रांसलेशन है, और अगर मैं यहीं खड़ा हुआ क्या करूं, थोड़ा सा मूव कर जाऊं तो ये क्या हमारा रोटेशन है। तो अपनी पोजीशन पर ही मैं थोड़ा सा क्या हुआ, रोटेट हो गया कुछ एंगल, तो उसको बोलेंगे रोटेशन। अब ये कितना रोटेट होना चाहिए, किस डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, यही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आगे इसी में। क्लियर है, तो यहां ध्यान देंगे इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में रेक्टेंगल ही हो, मैंने यहां पर जो क्वेश्चन लिया उसमें ट्रायंगुलर रीजन लिया, डिस्कस करूंगा अभी। इन दिस रीजन, सॉरी, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट हैपेंड, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है, द रीजन ऑफ z प्लेन रोटेट्स, कितना रोटेट होगा, रोटेट्स बाय या थ्रू एन एंगल अल्फा। क्लियर है, इन W प्लेन, ये W प्लेन में एंगल अल्फा रोटेट हो जाएगा, मतलब जो पुराना एंगल था उसी में अल्फा और शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब इसमें कंडीशन क्या है, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 देन रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, देन रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर मान लीजिए अल्फा आपका क्या है, निगेटिव,
देन रोटेशन विल बी, तो इस केस में जो आपका रोटेशन है वो होगा क्लॉकवाइज। कैसा होगा ये? क्लॉकवाइज। चलिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या एग्जांपल लेता हूं। ये तो मैंने यहां पर एक तरीका बताया था कि ट्रांसलेशन में एक जगह से उठकर डायग्राम दूसरी जगह आ जाएगा रीजन, और जो हमारा रोटेशन है उसमें अपनी ही पोजीशन पर कुछ एंगल रोटेट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं, और ये डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या कहानी बनी मेरे पास क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करूंगा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन को भी रीड कर देता हूं भी। इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेना है एंड डिटरमाइन, मतलब मुझे डिटरमाइन करना रीजन आर डैश इन डब्ल्यू प्लेन। मुझे डिटरमाइन करना डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगा कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगुलर रीजन आर, यानी एक ट्राइंगुलर रीजन है आपके पास आर बाउंडेड बाय द लाइंस दीज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये बाउंड करके एक रीजन बनाती है जो वास्तव में ट्राइंगुलर रीजन बनेगा। ये जेड प्लेन में रहा होगा क्योंकि एक्स वाई से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो मुझे ये देखना है कि इसकी इमेज डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगी जबकि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइटिंग, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z e टू द पावर I पाई इंटू पाई, सॉरी W इक्वल टू Z e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। ये हमारे पास क्या है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड कर लेता हूं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, u प्लस आयोटा बी, ये आ गया x प्लस आयोटा वाई, और ये आ गया कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। W प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये आ गया मेरे पास 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। चाहो तो 1/√2 को बाहर लिख दो। तो ये आ गया मेरे पास में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब है फाइंड वैल्यू ऑफ u एंड v इन टर्म्स ऑफ x एंड y और वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो क्या बनाइए, 1/√2 x प्लस आयोटा y, और ये बना 1 प्लस आयोटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, ये आ गया 1/√2, जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बना x प्लस आयोटा x, और ये बना आयोटा y और माइनस y, आई स्क्वायर का मतलब माइनस y। तो कुल मिलाकर कहानी बनी u प्लस आयोटा v 1/√2, ये आ गया मेरे पास x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई। दोनों को कंपेयर करो, वी गेट रिजल्ट मिला मुझे u इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये पहली ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई मेरे पास, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और v मिला मुझे x प्लस वाई जो आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। दोनों ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चलिए ये तो मेरे पास वो इक्वेशन है जो रीजन को ट्रांसफॉर्म करेंगी। अब मैं रीजन के बारे में लिखता हूं जो रीजन मुझे दिया गया है। द रीजन आर ऑफ Z प्लेन इज बाउंडेड बाय, ये किस तरह बाउंड किया गया है, इज बाउंडेड बाय, ध्यान देंगे, इट इज बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। चलिए इनको भी मैं सोल्व कर देता हूं, और इनको हाईलाइट मैंने कर दिया। क्लियर है? पर फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं, यू और वी में आते हैं हम। तो कहानी क्या बनी है हमारे पास, तो ये तो हमारे पास रीजन था, इसको ट्रेस कर लोगे तो समझने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो मैं चलो इसको ट्रेस कर लेता हूं, किसमें, जेड प्लेन में। जेड प्लेन में मैंने इसको ट्रेस किया, तो ये सबसे पहले क्या बनाओगे आप, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बात क्लियर है? तो x इक्वल टू 0 ये तो हो गई y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 ये हो गई x एक्सिस, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 सब जानते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो x/1 y/1 इक्वल टू 1, यानी x एक्सिस पर 1,0, y एक्सिस पर भी कितना चलोगे, 1,0। यहां पे भी आप 1,0 चल पड़ो। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये थोड़ा बराबर सा लगा लेता हूं इसको, ये स्ट्रेट लाइन आ गई मेरे पास,
थोड़ा ठीक से बना देना इसको। ये तो कुल मिला के ऐसा रीजन जिसमें एक बाउंड्री x इक्वल टू 0, एक बाउंड्री y इक्वल टू 0 और एक बाउंड्री क्या है आपकी x प्लस y इक्वल टू 1, वो ये ट्राइंगल ही नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला। चलो इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा, ये ट्राइंगल, इसकी बाउंड्री के बारे में भी लिख देता हूं। ये बाउंड्री है मेरे पास y इक्वल टू 0 और ये बाउंड्री है मेरे पास x इक्वल टू 0 और ये बाउंड्री है मेरे पास x प्लस y इक्वल टू 1 और इनसे जो घिरा हुआ रीजन है वो है मेरे पास रीजन R। क्या है वो रीजन R? ये आ गया मेरे पास रीजन R। बात क्लियर है? तो ये रीजन R मेरे पास आ चुका है। ठीक है, मुझे इसी की इमेज देखनी है, तो इसकी इमेज देखने के लिए अब मैं यूज करूंगा किसका, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो चलिए मैं 1 बाय 1 इन बाउंड्री की इमेज देखना शुरू करता हूं। क्वेश्चन की मुझे कोई नीड नहीं है तो यहीं पर लिख देता हूं, और मुझे इसकी भी कोई नीड नहीं है, मुझे अब जरूरत है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की, जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है। यही मुझे बताएंगी कि नया प्लेन W में ये क्या बनने जा रहा है। तो ध्यान देंगे x इक्वल टू 0, नाउ x इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अगर आप x को 0 लिखते हैं तो हमने देखा जो पहली इक्वेशन है वो बन गई क्या, u इक्वल टू माइनस वाई, एंड इसको नंबर दे दो कुछ, क्या नंबर दे दें इसको, u इक्वल टू माइनस वाई, x को 0 लिखते हैं, इसको नाम दे दीजिए आप 7, और v बन गया, यहां पर भी इसका फर्क पड़ा, कितना बन गया ये y, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 8। यहां पर आपने किस किस का यूज किया, यूजिंग इक्वेशंस 2 और 3, 2 और 3 का आपने यूज किया तो आपको ये रिजल्ट यहां पर मिला। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए जब आप डब्ल्यू प्लेन में जाएंगे तो वहां एक्स और वाई का कोई काम नहीं है, आपको जो भी नई इक्वेशन मिलेंगी वो यू और वी में आनी चाहिए, एक्स और वाई को पूरी तरह एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो x इक्वल टू 0 का इफेक्ट u पर भी पड़ा और v पर भी पड़ा, और फ्रॉम 7 और 8 अगर मैंने इनको ध्यान से देखा तो मुझे इक्वेशन मिली बच्चों u इक्वल टू माइनस वी और v इक्वल टू माइनस यू। भाई y दोनों ही किसके इक्वल हैं, एक माइनस वाई के इक्वल है, एक y के इक्वल है, यानी एक दूसरे के क्या है, इक्वल बट विद अपोजिट साइड। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 9। तो ये किसकी इमेज है, इट इज इमेज ऑफ x इक्वल टू 0। चलिए y इक्वल टू 0 के बारे में बात करते हैं। y इक्वल टू 0 इंप्लाइज सिमिलरली, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं लिखूंगा, तो u कितना मिलेगा आपको x, इक्वेशन नंबर आ गई है 10, और इसी से v कितना मिल जाएगा x, दोनों ही x के इक्वल हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं फ्रॉम 10 एंड 11, फ्रॉम 10 एंड 11, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिला u इक्वल टू वी और v इक्वल टू यू। अच्छा, मैं लेफ्ट में v को इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूं और करके जो लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा है जो मुझे याद रहता है वो याद रहता है y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू माइनस एक्स की फॉर्म में, तो मैं u को x की तरह समझूंगा ट्रेस करते समय और v को y की तरह। एक और रह गया लास्ट, एंड फाइनली x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के। तो चलिए यहां से भी देखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, आपने यहां पर जो फाइंड किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई 1 के इक्वल है, तो डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू 1, और किसी करने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि x और y दोनों इससे एलिमिनेट हो गए यूजिंग 3। तो ये एक मेरे पास फिर एक इक्वेशन आ गई, इंपोर्टेंट इक्वेशन, और इसको मैंने नाम दे दिया। अब तक कितने नाम दिए मैंने, ये 10, 11, इसको नाम दे दो आप 12, और इसको नाम दे दो आप 13। क्या नाम दे दिया इसको, 13। अब आप कह सकते हैं हेंस रीजन R डैश इन W प्लेन इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड होगा ये, इज बाउंडेड बाय, ये बाउंड होगा। अब आपके पास है इक्वेशन v इक्वल टू माइनस यू, v इक्वल टू यू एंड v इक्वल टू 1। इनको बच्चों ट्रेस भी कर दो। जैसे आप इनको ट्रेस करोगे तो आपको ये डायग्राम में शिफ्टिंग किस तरह हुई, सॉरी रोटेशन किस तरह हुआ, वो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा और आपको इसका मीनिंग भी समझ आएगा। ट्रांसलेशन में तो हुआ क्या था
कि रीजन यहां से उठकर कहीं और चला गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, पहले इसको बना देते हैं। पहला आपके पास कर्व है v इक्वल टू माइनस यू। क्या है पहला कर्व? v इक्वल टू माइनस यू। तो v इक्वल टू माइनस यू यानी y इक्वल टू माइनस एक्स की तरह बनेगा। तो ये वाली इक्वेशन आ गई 45 डिग्री पर, या 135 डिग्री बोल दो। तो v इक्वल टू कितना आ गया? माइनस यू। इसके बाद नेक्स्ट आ गया v इक्वल टू यू। तो ये भी 45 डिग्री पर आएगी इधर। भाई ये माइनस 45 बोल दो या इधर से 135 बोल दो, लेकिन ये तो 45 ही रहा ना एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आ गया मेरे पास v इक्वल टू यू। क्लियर है? ये दोनों इनसे बाउंड हो गया। ये पहली लाइन बना दी, ये मैंने सॉरी इधर देखेंगे, ये हमने बना दिया v इक्वल टू माइनस यू, और ये बना दिया v इक्वल टू यू। यू था चाहिए। अब नेक्स्ट है मेरे पास कितना है? v इक्वल टू 1। तो v इक्वल टू 1, ये चलो यहां को ले लेता हूं मैं, v इक्वल टू 1। अब आप बताइए इन तीनों लाइन से घिरा हुआ जो ट्राइंगल है वो यही तो नजर आ रहा होगा आपको। थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूं। ये मेरे पास आ गया रीजन आर डैश। क्या आ गया? रीजन आर डैश। अब देखो इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये है v इक्वल टू यू, और ये जो बाउंड्री है ये है बच्चों v इक्वल टू माइनस यू, और ये जो बाउंड्री है ये है v इक्वल टू 1, और इनसे घिरा हुआ जो रीजन है वो है आपका आर डैश। तो अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखो जरा। इसमें ये जो एंगल है आपका, ये एंगल है मेरे पास अल्फा। क्या है एंगल? अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन हमारा पुरानी पोजीशन से, देखो इन कोनों को ध्यान से देखो, कॉर्नर पॉइंट को मैंने क्या किया, इसको 45 डिग्री घुमा दिया। तो ये ट्राइंगल यहां पर एक्स एक्सिस के साथ अगर ये जीरो एंगल बना रही थी ये वाली साइड, तो अब इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। ये सारी लाइन हमारी 45 एंगल पर मूव कर गई। तो इसी का मतलब है रोटेशन। ट्रांसलेशन में क्या हुआ था कि ये अगर ये ट्रांसलेशन होता तो ये ट्राइंगल यहां से उठता और किसी दूसरी तरह जाकर शिफ्ट हो जाता डब्लू प्लेन में। तो पहला बताया मैंने ट्रांसलेशन, दूसरा आपको बताया रोटेशन। अब मैं तीसरे पे आता हूं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। इट इज गिवन बाय, इसको हम डिफाइन करते हैं W इक्वल टू ए जेड। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, जैसे हर बार मैं आपको बता रहा हूं W इक्वल टू ए जेड प्लस बी। तो यहां पर हमने ए को तो ए ही रहने दिया, लेकिन खास बात क्या है, ए इज रियल। ए क्या है हमारा? रियल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। क्या है ये? रियल नंबर। और बी क्या ले लिया मैंने? 0। क्लियर है? तो यहां पर भी लिख देता हूं ए क्या है हमारे पास? ए इज रियल। और एक चीज और लिखूंगा मैं यहां पर, एंड ए पॉजिटिव। क्लियर है? वैसे अगर आप ए पॉजिटिव लिखोगे तो रियल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 नहीं लिख सकते। क्लियर है? हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ए रियल है और साथ ही साथ क्या लेके चल रहा हूं मैं उसको? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास रहा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा क्या? जैसे मैंने बाकी दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा था कि ट्रांसलेशन में जो आपका रीजन डब्ल्यू प्लेन के अंदर होगा वो शिफ्ट के साथ होगा, यानी जो जेड प्लेन में है वो शिफ्ट हो जाएगा कहीं और डब्ल्यू प्लेन में। और रोटेशन में क्या था, जो रीजन आपका जेड प्लेन में था वो कुछ एंगल रोटेट हो जाएगा डब्ल्यू प्लेन में। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन में जो रीजन आपको जेड प्लेन में दिया गया है, जब आप उसको डब्ल्यू प्लेन में देखेंगे तो या तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा मतलब, या उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये बताएगा आपको ए। ध्यान देंगे यहां पर। तो पहले मैं लिखता हूं ये करेगा क्या। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन the region of Z plane is magnified, ये मैग्निफाइड हो जाएगा, या ये कहो इज इंक्रीजेस, इज आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा, ये डिक्रीज होगा इन डब्ल्यू प्लेन। अब ये इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा इसके बारे में भी लिख देते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन रीजन इन डब्ल्यू प्लेन इज इंक्रीज बाय ए टाइम। अच्छा, ए टाइम से मतलब यहां मेरा ये नहीं है कि उसका एरिया ए टाइम हो जाएगा, जो उसकी साइड्स हैं
जो उसकी बाउंड्री होंगी रीजन की वो ए टाइम इंक्रीज हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट, इफ ए आपका क्या है लेस देन 1, देन रीजन आप इसको ये भी कह सकते हो स्ट्रेच्ड बाय, क्लियर है, रीजन इन डब्ल्यू प्लेन ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी यहां पर तो एक्सपेंड हो जाएगा रीजन, इंक्रीज का मतलब, और जब ए लेस देन 1 है तो रीजन हमारा डिक्रीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देन रीजन क्या होगा हमारे पास, ये इन डब्ल्यू प्लेन इज डिक्रीज बाय अगेन ए टाइम्स। ध्यान देंगे मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो घिरा हुआ एरिया है, मैं साइड्स की बात कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए, चलो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया, अगर ए इक्वल टू 1 है तो देयर इज नो चेंज, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी ये हमारी आइडेंटिटी मैपिंग बन जाएगी। एक तरह से डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर जेड के इक्वल हो जाएगा, तो देयर इज नो चेंज। बात क्लियर है? तो अब इसी का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ, उसको दिखा देते हैं आपको। ये तीसरा एग्जाम्पल है जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और डिटेल में एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूं। तो यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें जो रीजन है हमारा जेड प्लेन में, वो वही रीजन है जो मैंने रोटेशन में लिया है, आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है? तो यहां पर जो मैपिंग है वो क्या है हमारे पास, इसी से स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन। गिवन मैपिंग है W इक्वल टू 2Z1, और मुझे एक रीजन आइडेंटिफाई करना है R डैश, कहां, W प्लेन में, और किसका रीजन आइडेंटिफाई करना है, ये जो रीजन मुझे दिया गया है R इन Z प्लेन, मुझे इसका इमेज पता करना है W प्लेन में। अब जैसा ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू 2Z, 2 इज रियल नंबर एंड ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन बनेगा Z प्लेन में, ये इसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, स्ट्रेच कर देगा। तो इसका मतलब ये हमारा रीजन जो है थोड़ा सा पहले से बड़ा हो जाएगा, इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, पहले से दुगनी हो जाएंगी, क्लियर है? तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, देखिए क्या बनती है कहानी यहां पर। ये 2 टाइम्स इसको इंक्रीज करने वाला है, तो सबसे पहले क्या निकालता हूं मैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दिस इंप्लाइज u प्लस आयोटा v इक्वल टू 2z, अच्छा z को भी क्या लिख दोगे आप, x प्लस आयोटा y, और ये मेरे पास आ गया u प्लस आयोटा v इक्वल टू 2x प्लस i 2y। इसका मतलब u इक्वल टू कितना आ गया, 2x, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, एंड v इक्वल टू आ गया 2y, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरे पास बना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, क्लियर है? अब रीजन के बारे में बात करते हैं। द रीजन ऑफ जेड प्लेन इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है ये, इज बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आ गया 6। ये रीजन हमारा बाउंड था जेड प्लेन में। इसको ट्रेस भी कर लेता हूं, जब ट्रेस करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। और अभी इसको मैं ट्रेस करके ही आ रहा था, सेकंड पार्ट में दोबारा बना देता हूं। ये हमारे पास आ गया जेड प्लेन। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अभी इसको ट्रेस किया था हमने, तो ये हमारा ट्राइंगल बना था। ये लाइन हमारे पास हो गई एक तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये इक्वेशन होगी हमारी x इक्वल टू 0, ये आ गई y इक्वल टू 0, और ये आ गया मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्लियर है? और ये रीजन हमारा आ गया था ये वाला, ये हमने आइडेंटिफाई किया था रीजन R, ठीक है? थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दो ज्यादा, ये रीजन था, क्लियर है? अब मुझे देखना है कि डब्ल्यू प्लेन में जाके क्या हुआ। वैसे तो मुझे पता चल गया 2z है, तो रीजन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब कहानी लिखते हैं, व्हाट हैपन इन डब्ल्यू प्लेन। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मुझे हेल्प करेंगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ x इक्वल टू 0 इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेगा यहां पर, u इक्वल टू 0, क्लियर है? x इक्वल टू 0 इंप्लाइज करेगा u इक्वल टू 0, और यहां पर आपने यूज किया किस इक्वेशन का, यूजिंग इक्वेशन 2, सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y इक्वल टू 0 क्या इंप्लाइज कर देगा, ये इंप्लाइज कर देगा v इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 3, u पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1। अब x प्लस वाई पूरे की वैल्यू एक साथ तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है x का मतलब कितना है, x का मतलब है u/2। भाई इनको एलिमिनेट करना है ना, x और y को, आपको नए रिलेशन u और v में निकालने हैं, और y का मतलब क्या है, v/2।
इक्वल टू 1, तो ये आ गया मेरे पास u प्लस वी इक्वल टू 2। ये आ गई मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को नाम दे दो आप 7 और इसको नाम दे दीजिए आप 8। क्लियर है? दोनों को हाईलाइट भी कर देता हूं। और इसको नाम दे दीजिए आप क्या, चलिए इसको नाम दे दीजिए 9। क्या नाम देंगे इस इक्वेशन को? 9। और जब आपने 9 इक्वेशन लिखा तो आपने किस किस का यूज किया है? देखिए आपने x को हटाया, x की जगह क्या लिख दिया आपने? u/2 और y की जगह क्या लिख दिया? v/2। यानी ऐसा नहीं है कि आपने x प्लस वाई को 1 लिखा और यहीं पर रुक गए। आपको जब नए फॉर्मेट में जाना, डब्लू प्लेन में जाना है तो डब्लू जानता है किसको? u और v को। तो आपको पूरा रिलेशन u और v में ही फाइंड करना है, x y को एलिमिनेट कर देना। क्लियर है? तो ये कहानी मेरे पास आ गई। इसमें मैंने यूज किया था, ये भी लिख देता हूं, यूजिंग इक्वेशंस 2 and 3 बोथ, दोनों को मैंने यूज किया। चलिए अब इनको ट्रेस कर देते हैं। तो रीजन तो आपका आ गया। अगर इसके बारे में लिखूं, इसको भी हटा देता हूं। द रीजन आर डैश इन डब्ल्यू प्लेन इज बाउंडेड बाय, इसका डायग्राम बाद में बना देता हूं। द रीजन आर डैश इन डब्ल्यू प्लेन जो मिला आपको इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है? बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, सॉरी u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 एंड u प्लस v इक्वल टू 2। चलिए इसको ट्रेस भी कर देता हूं मैं। जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो इधर ही ट्रेस कर देता हूं। ये आ गया मेरे पास u एक्सिस और बच्चों ये आ गई मेरे पास v एक्सिस। क्लियर है? तो एज यूजुअल अगर आप u इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो v एक्सिस हो गई। अगर आप u एक्सिस की बात कर रहे हैं तो v इक्वल टू 0 हो गया। जो भी रीजन बनाएंगे उसमें बाउंड्री का काम करेंगे। अब तीसरा है u प्लस वी इक्वल टू 2, यानी ये आ गया मेरे पास u/2 v/2 इक्वल टू 1। यानी u एक्सिस पर कितना चलेंगे? u एक्सिस पर आप चलेंगे, यहां पर चले थे आप 1,0 और यहां पर चले थे आप 0,1। यहां पर आप बच्चों चलेंगे कितना? 2,0, यहां को बना लेता हूं। और इधर आप चलेंगे कितना? 0,2। तो ये जो हमारे पास लाइन बनी ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? u प्लस वी इक्वल टू 2। एक्स एक्सिस पर 2,0 और वाई एक्सिस पर 0,2। या u का, x का मतलब u है और y का मतलब v है। तो ये रीजन हमने आइडेंटिफाई किया। और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये है बच्चों v इक्वल टू 0, ये है मेरे पास u इक्वल टू 0 और ये आपका लिखा हुआ दिख ही रहा है। और इसके बीच में जो रीजन मेरे पास बना ये है हमारे पास रीजन r डैश। क्या है रीजन? r डैश। इसको लिख देता हूं मैं, दिस इज रीजन r डैश। यही हमारा आइडेंटिफाइड रीजन है। तो ये रीजन क्या हुआ? आप देखिए ये रीजन हमारा इंक्रीज हो गया और जो साइड है ना इनकी लेंथ हमारी पहले से लगभग डबल हो गई। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं क्या लिखूं, ये मैं ले लूं 1/2, तो क्या होगा? ये जो रीजन है ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। ट्रांसलेशन में क्या होगा? जो भी आपका रीजन जेड प्लेन का था डब्ल्यू में जाकर अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, इधर उधर कहीं पहुंच जाएगा। ट्रांसलेशन के बाद रोटेशन आया। रोटेशन में जहां पर वो रीजन रखा हुआ है कुछ एंगल वो वहां से रोटेट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि अपने साइज को इंक्रीज कर देगा या अपने साइज को डिक्रीज कर देगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ए का मतलब यहां पर मैंने 2 लिखा तो इंक्रीज हो गया, और 1 से कम लिखता है जैसे 1/2 तो डिक्रीज होता है। तो लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, आपको तीनों ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जिसका नाम है इन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच।